हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना यार थे। भाई साहब, जिस तरह का कल बहुत ही बड़ा हमला हुआ है, तो भाई साहब पूरे इस टाइम दोनों देशों में टेंशन है, पाकिस्तान इंडिया। और इस टाइम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ, अभी हम लोग सुबह उठे हैं, ऐसे ऐसे तगड़े एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ले लिए कि पाकिस्तान ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारे खिलाफ भारत के द्वारा ऐसे एक्शन लिए अच्छा, जाए। कौन कौन से एक्शन है यार मुझे ऐसा नहीं पता, लेकिन भाई साहब बहुत ही बड़े, मतलब आप पाकिस्तान को, मैं कहता हूं कि जो 100 साल पीछे लेके चले जाएंगे, ये वो फैसला चलो वॉच करते हैं, वॉच कौन-कौन से करते हैं एक्शन भाई, लिए। देखते हैं अगर कौन सा लिया है मोदी जी ने एक्शन। कौन करते स्टार्ट। तो दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ना शुरू कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म देना शुरू किया है कि अकेले इसी चोट से पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो सकता है। जी हां, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 में 1960 में किया सिंधु जल समझौता कैंसिल कर दिया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को भारत की 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिलना बंद हो सकता है। आपको बता दें, पाकिस्तान को खेती और पीने के लिए 80% पानी इन्हीं 3 नदियों से मिलता है। इसके अलावा भारत सरकार ने अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिए। सार्क देशों के अंडर पाकिस्तानियों को मिलने वाला वीजा बंद हो गया है। साथ ही कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत दर्द होने वाला है। इस दर्द पर तो हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन जाहिलों की बात कर लेते हैं जिनके पेट में अलग ही दर्द उठा है। दोस्तों, जब से पहलगाम में इस्लामिक जिहादियों की तरफ से हिंदू टूरिस्टों को मारा गया है, तब से जाहिलों की फौज में अलग ही पेट दर्द शुरू हो गया है। इन्हें इस बात का अफसोस नहीं है कि जिहादियों ने धर्म पूछकर बेगुनाह हिंदू टूरिस्टों की हत्या कर दी। इनका दर्द यह है कि पहलगाम वाले हादसे के बाद मुसलमानों को बदनाम न किया जाए। मतलब कैसे ये लोग यार। इन्हें इस बात का अफसोस या दुख नहीं है कि 2 दर्जन निहत्थे हिंदुओं की सिर में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई है, मगर इन्हें इस बात का बड़ा बुरा लग रहा है कि कुछ लोग इस हमले के बाद एक खास कौम को गाली न दे दें। और तो और रॉबर्ट वाड्रा ने तो पहलगाम में हिंदू टूरिस्ट की हत्या को भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म से भी जोड़ दिया। Are you serious? समझ में नहीं आ रहा कि इस पर रिएक्ट भी क्या करें। इस बात पर तो मैं बाद में आऊंगा कि इस देश में किस पर जुल्म हो रहा है, किस पर नहीं हो रहा है। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इतने लोगों की मौत पर आप ये कहते हैं कि ये लोग तो इसलिए मारे गए क्योंकि देश में ये सब हो रहा है, इससे ये लगता है कि आप इतने लोगों की मौत को, उनके कत्लेआम को जस्टिफाई कर रहे हो। पति को मार दिया और किस माइनॉरिटी पर जुल्म की बात कर रहे हैं आप? ज्यादा पीछे क्यों जा रहे हो? अभी कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? वहां किन लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा? किसके डर से घर छोड़ना पड़ा? क्या ये बताने की जरूरत है? किसके डर में होने की बात आप लोग कर रहे हो भाई साहब? इसी देश में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी जाती है, इसी देश में कन्हैया लाल टेलर की हत्या कर दी जाती है, और फिर आप कहते हैं कि फला लोग डरे हुए हैं। This government will try and show that, talk about Hindutva, and the minorities feel uncomfortable, and they feel trouble. मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक इस देश की पॉलिटिक्स इस तरह की बातें करके एक सेक्शन के कट्टरवाद पर पर्दा डालती रहेगी। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आपको याद होगा 2021 में जब कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, तब भी एक सेक्शन ने चिल्ला कर उस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बताना शुरू कर दिया था। तब भी इन्हें इस बात की फिक्र थी कि फिल्म में एक खास कौम के एक भी आदमी का पॉजिटिव कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाया गया। मतलब इन्हें फिल्म में दिखाए हिंदू पंडितों के कत्ल को देखकर रोना नहीं आया, इन्हें फिल्म में दिखाए हिंदुओं के पलायन को देखकर तरस नहीं आया, इन्हें फिल्म में दिखाई जिहादियों की जातियों को देखकर गुस्सा भी नहीं आया, लेकिन इन्हें इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि जिस सेक्शन के लोगों ने हिंदू पंडितों को, कश्मीरी पंडितों पर इतने जुल्म किए, उस सेक्शन का एक भी आदमी पॉजिटिव लाइट में क्यों नहीं दिखाया गया। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि पहलगाम जैसी वारदातों को अंजाम देने वाला जिहादी तो ऐसी हर वारदात को मजहब के नाम पर ही अंजाम दे रहा होता है, लेकिन उन्हीं को बेचारा बताने वाले ये साबित करने पर तुले होते हैं कि नहीं, उस बेचारे ने मजहब के नाम पे नहीं किया। पहलगाम में जिन औरतों ने अपने पति खोए, वो तक बेचारी ये बता रही हैं कि पहले उनके पति से उनका मजहब पूछा गया, उनके कपड़े उतरवाए गए, और जब उन्हें पता चल गया कि वो हिंदू हैं, तब गोली मार दी। लेकिन इन्हीं जिहादियों को कवर फायरिंग देने वाले अब भी ये बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतनी भीड़ में कोई पहले उनका धर्म पूछे बाद में उन्हें गोली मारे। मतलब जिसके पति को मारा गया है वो औरत झूठ बोल रही है, और दिल्ली में अपने घर में एसी रूम में बड़ी बिंदी लगाकर बैठी दीदी ये जानती है कि ऐसा नहीं हुआ था। कम ऑन यार, ये आई थिंक वो कांग्रेस पे और ये कोई पहली बार थोड़े ना हो रहा है। हर जिहादी हमले के बाद यही होता है। इधर वो मजहब के नाम पर हमला करके निर्दोष हिंदुओं का कत्ल करते हैं, और उधर उनके नाम की माला जपने वाले इनके चहेते उन्हें बेचारा बताने में लगे रहते। 26/11 के टाइम भी यही हुआ था। वो तो अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया था, वरना तो अजीज बरनी और दिग्विजय सिंह जैसों ने यह साबित ही कर दिया था कि यह हमला संघ की साजिश है। लालू जी के टाइम भी यही साबित करने की कोशिश की गई थी कि गोधरा की ट्रेन में बाहर से किसी ने आग नहीं लगाई, वो तो आग एक्सीडेंट की वजह से लगी थी अंदर ही। इसी तरह दाऊद ने जब मुंबई में धमाके करवाए थे, तो उस वक्त के
मुख्यमंत्री ने जानबूझकर ये झूठ बोला था कि एक धमाका मुस्लिम इलाके में भी हुआ, ताकि ये साबित किया जा सके कि उन धमाकों में किसी एक सेक्शन को टारगेट नहीं किया गया। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद ये खुलासा उन्हीं की किताब में किया गया। अब आप सोचिए, जिस देश में ऐसी गंदी पॉलिटिक्स हो, उस देश को किसी और दुश्मन की क्या जरूरत है दोस्तों। पहलगाम वाले मामले में भी ये लोग क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। अब ये लोग ये साबित करने में लगे कि देखो इस हमले में तो पाकिस्तान का हाथ है, लोकल आतंकी थोड़े शामिल हैं। मतलब खुफिया एजेंसी वाले खुद ये बोल रहे हैं कि हमले में 6 टेररिस्ट थे, जिसमें 3-4 पाकिस्तान के हो सकते हैं और 1-2 लोकल थे। लेकिन इन लोगों को अपने घर में बैठकर ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं लोकल आदमी तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मतलब आपको लगता है कि बिना लोकल आदमी की मिली भगत के सरहद पार से आतंकी आ जाते हैं, उन्हें यहाँ छिपने की जगह भी मिल जाती है, उन्हें खाने को खाना भी मिल जाता है, वो हमला करने से पहले 3-4 बार रेकी भी कर लेते हैं और हमला करके फौरन भाग भी जाते हैं। अगर ये सब इतना ही सिंपल होता तो पूरे भारत में हर जगह हर दिन ऐसे हमले ना हो रहे होते। लेकिन नहीं, ये लोग ये भी नहीं सोचेंगे। इनकी चिंता ये है कि अगर इस बात को हवा मिल गई कि नहीं इस हमले में तो लोकल लोग भी शामिल थे, तो कश्मीरियों की इमेज खराब ना हो जाए। मैं फिर से कहूंगा, इन लोगों को अब भी हमले में मरने वालों को कोई अफसोस नहीं। ये लोग अब भी लोकल लोगों की इमेज की परवाह कर रहे हैं। इन्हें इस बात की चिंता है कि उनका कारोबार बंद हो जाएगा। मतलब हद है बेशर्मी की। मतलब एक औरत की शादी सिर्फ 5 दिन पहले हुई थी और वो 5 दिन में ही विधवा हो गई, तुम्हें उसकी परवाह नहीं। एक आदमी परिवार के मना करने के बावजूद पूरा परिवार लेकर कर्नाटक से कश्मीर घूमने आया था, वो आदमी आतंकियों के हाथों अपने परिवार के सामने मारा गया। इन्हें उसका भी दुख नहीं है। इन्हें चिंता है कि कश्मीरियों की इमेज ना खराब हो, उनके धंधे ना खराब। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इस हमले के बाद कश्मीर में काम धंधों पर फर्क पड़ेगा। लोग वहां कम जाएंगे, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर जाएंगे। इससे वो कश्मीरी भी सफर करेगा जिसका इस हमले से कोई लेना देना। लेकिन यह भी सच है कि इसी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था और 36 सालों बाद भी आज भी कश्मीरी पंडित अपने घर में वापस नहीं आ पाए। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों नहीं आ पाए? अगर पंडित उस वक्त अपने घरों से भगाए गए तो क्या तब इन लोगों का रोल नहीं था क्या, लोकल लोगों का? इस बात का कौन जवाब देगा कि इसी कश्मीर में फिलिस्तीनियों को उनके घर से बेदखल करने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं। लेकिन इसी कश्मीर में पंडितों को दोबारा बसाने के लिए कितने लोग सड़कों पर आए, कितने लोगों ने कैंडल मार्च किया? अगर कोई हो तो मेरे को बताओ कमेंट करके। मतलब श्रीनगर से हजारों किलोमीटर दूर इन लोगों को अपने दीन से जुड़े फिलिस्तीनी भाइयों के घर उजड़ने की परवाह तो है, लेकिन कश्मीरी भाइयों की परवाह नहीं है। वो पंडित जो इस कश्मीर के असली वारिस हैं, इसके मूल निवासी हैं, और फिर आप कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को मजहब से न जोड़ा जाए। वेरी गुड। इसी कश्मीर में बुरहान वानी जैसा आतंकी मारा जाता है तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन इसी कश्मीर में जब जिहादी किसी कश्मीरी पंचायत सदस्य को, किसी पुलिस वाले को मार देते हैं तो कितने लोग सड़क पर आते हैं भैया, ये जरा बताना। और किसी भी स्टेट में अगर आतंकी के जनाजे पर जो लाइनें लग जाती हैं और पुलिस वाले की मौत पर 50 लोग भी इकट्ठा नहीं होते, तो उस सोसाइटी की सोच की जड़ में क्या है ये बताने की जरूरत है क्या? आप बताओ। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है दोस्तों कि लोग कहते हैं कि आज तो कश्मीर में कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, थिएटर खुल रहे हैं, लाल चौक पर रोशनी हो गई है, देखो सब कुछ कितना अच्छा है। मैं पूछता हूँ ये कैसी खुशी है? टूरिस्ट इसलिए आ रहे हैं और उन्हें इसलिए वेलकम किया जा रहा है क्योंकि वो अपने साथ पैसा लाते हैं। कश्मीर को हर साल 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन टूरिस्टों से मिलता है। अगर हालात इतने ही वेलकम करने वाले होते तो क्यों इसी कश्मीर में यूपी बिहार से आए मजदूर मार दिए जाते हैं? क्यों अब भी पंडितों और सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है? इसका मतलब साफ है कि टूरिस्ट आए, यहां पैसा खर्च करे तो उसका वेलकम है, स्वागत है, उसे देखकर हम मुस्कुरा भी देंगे। लेकिन अगर उन्होंने यहां बसने की सोची या यहां से अपना रोजगार चलाने की सोची तो फिर जिहादी उनको बख्शेंगे नहीं। क्या ये कश्मीरियत है? कुछ गलत कह रहा हूं तो प्लीज बताइएगा। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो साफ कहूंगा कि जब तक आखिरी कश्मीरी पंडित कश्मीर में अपने घर में बसा नहीं दिया जाता, तब तक वहां घूमने जाना, अपना पैसा वहां पर जाकर खर्च करना उन कश्मीरी पंडितों का अपमान है। आपकी चाहे कोई भी सोच हो, मुझे पर्सनली ये अपमान लगता है। इसे आप ऐसे ही समझिए जैसे अगर किसी एक आदमी ने आप ही के भाई से उसका घर छीन लिया तो आप पहले अपने भाई को अपना घर दिलाएंगे या उस आदमी की दुकान से सामान खरीदेंगे? लेकिन आप अपने भाई को बेसहारा छोड़कर उसकी दुकान से सामान खरीदते जाते हैं, तो ये आपके भाई का अपमान हुआ। बताइए। मैं फिर से इस बात को अंडरलाइन कर दूं कि हमारी नजर में सब बराबर हैं, धर्म के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं तो आपको बराबर मानूं लेकिन आप मुझे और मेरे भाई को नीची निगाहों से देखें। पर अफसोस इसी बात का है कि हम में से कुछ लोग इतने बेगैरत हैं कि हमें अपने भाइयों की भी परवाह नहीं रही। अब सवाल ये कि भारत सरकार इस हमले के बाद क्या कदम उठाएगी? देखिए, कुछ कदम तो भारत सरकार ने ऑलरेडी उठा लिए जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, लेकिन एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि छोटे मोटे कदमों से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ 4 एनकाउंटर हो गए, वहां LOC पर फायरिंग हो गई, ये सब इतने सालों से हम कर ही रहे, मगर क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आया? नहीं आया। हम संसद पर हमले पर चुप बैठ जाते हैं तो वो कुछ साल बाद 26/11 का हमला कर देता है, 26/11 पर चुप बैठ जाते हैं, पुलवामा हो जाता है। हम पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं तो पहलगाम में बेगुनाह टूरिस्टों को वो मार देता है। और आपको क्या लगता है ये हिंदुओं पर हुआ एक आखिरी हमला होगा?
बताइए। सच तो यह है कि अगर पाकिस्तान हमसे आधी भी ताकत रखता ना दोस्तों, तो हम पर अब तक कई हमले कर चुका होता। जिस दिन उसे लगा कि वो भारत को हरा देगा, वो भारत के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ देगा। उसे लगता है कि सीधे युद्ध में वो हमें हरा नहीं सकता, तो इस तरह के प्रॉक्सी वॉर के जरिए वो सालों से हमें चोट पहुंचा रहा है। अब एक सवाल भारत सरकार को, मोदी जी को खुद से पूछना पड़ेगा कि ये सब और कितने सालों तक चलेगा? क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है या नहीं है? और इसका एक ही परमानेंट इलाज है जिसका जिक्र पूरे लोग, पूरे देशवासी, हमने भी अपने पिछले वीडियो में किया था। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुस्तक तक भूल जाए किसी को मारना। भले ही अंजाम कुछ भी हो, लेकिन इस बार पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई जाए कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। क्या वजह है कि इजराइल लगातार हमास पर हमले करता रहता है? क्योंकि इजराइल को अच्छे से पता है कि अगर हमने इन लोगों को जरा भी स्पेस दिया तो ये फिर हम पर हमला करेंगे। इसलिए इससे पहले कि अगले हमले के लिए तैयार हों, इन्हें निस्तेनाबूद कर दो। जब तक आतंकवाद को खत्म करने में हम भी इजराइल जैसी विल पावर नहीं दिखाएंगे, पहलगाम जैसे हादसे होते रहेंगे। मोदी जी से पूरे देश की यही रिक्वेस्ट है कि इस बार इस इस्लामिक जिहाद का परमानेंट इलाज करिए। हम और बेगुनाह हिंदुओं को मरता नहीं देख सकते। बाकी आपको अगर मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। हो सके तो इस वीडियो इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। अंदाजा लगाओ इतने बड़े बड़े एक्शन ले लिए गए यार हैं मैं भाई। तो हैरान रह गया हूँ यार, 5 बड़े सेक्शन लग चुके हैं हम पे। वही 5 ना बड़े मोदी भाई, जी। पानी बंद जो मेन हमारा था, हाँ। जो पानी मेन आ रहा था, हाँ। आज भारत ने वो बंद कर दिया। सिंधु भारत और ने- पंजाब बिल्कुल खत्म, कटा हुआ। वही ना। और भाई उसके बाद आज देखो वीजा बंद, वीजा बंद, और जो उधर बंदे हैं उनको 24 घंटों में निकलेगा। 48 घंटे दे दिए वहां पे। जो पाकिस्तानी स्टेम गए हुए वो बंद। इलाज कराने के लिए जो पाकिस्तानी जाने वाले थे उनके वीजा 7 दिन का वीजा जो होता है उनका वो भी बंद। वो जो दरखास्तें थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी उन पे भी कोई वीजा नहीं देना, वो खत्म। खत्म। मजे करो पाकिस्तानियों, मजे करो। यार मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि भाई ये आतंकी भारतीय विशाल सेना जो सामने बॉर्डर पे खड़ी हुई थी भाई, उसके सामने से ये बच के निकले कहां से भाई? अंदर घुसे कहां से? अंदर इतना रास्ता इन्होंने कैसे ट्रेवल किया और ये कैसे जाके इन्होंने हिट किया यार? हाउ इज इट पॉसिबल? भारत की इतनी टाइट सिक्योरिटी है, वहां पे चिड़ी पंख नहीं मार सकती, वहां पे लेजर वेपन्स है, वहां पे भारत के ड्रोन्स है, वहां पे भारत की सबसे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी तैनात है। ये कहां से निकले हैं यार? बस वजात कहां से इनको मदद हुई है भाई? किसने मदद की है यार? देखो कश्मीरी लोकल्स की मदद ही तो हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बीच में कश्मीरी हैं तो हुआ है ना। हमें कौन पहुंच सकता है? हमें को तो चिड़ी पर भी नहीं मार सकते। और तो फिर बोलते मुसलमान, मुसलमान का नाम तो किसने मारा है? इनको हिंदू ने मारा है, यार इनको क्रिश्चियन ने मारा मेरी है, बात इनको एथियस्ट ने मारा है, इनको वो भाई क्या वो कहते हैं, वो दूसरे किसी धर्म के बंदे ने मारा है। किसने मारा है? किस मुसलमान ने मारा है ना, धर्म पूछ के मारा है ना। तो फिर भाई साहब हम मुसलमानों को बुरा बोलना बनता है? बनता है भाई साहब, बोलो बुरा। नाम क्यों पूछा उनसे? फिर हाँ तुम हिंदू के मुसलमान हो, उन्होंने बोला कि हम हिंदू हैं तो उसने गोली मार दी, मुसलमान को छोड़ दिया उन्होंने। एक बंदे ने जान बचाने के लिए, हिंदू था मुसलमान अपने आप को बोला कि वो कहता कलमा सुना, वो उसको कलमा नहीं आता तो उसको भी गोली मार दी। देख ले, ये ऐसे लोग हैं, ये इनकी इंसानियत है, ये मुसलमानों की इंसानियत ये है देखो यार। ना इन कुत्तों ने किया। फिर हम मुसलमान बोलते हैं यार, हम मुसलमानों को क्यों ना ले भाई? यार हर ये गंदा कांड इस दुनिया के टूरिस्ट- अंदर भाई साहब हम लोग ही कर रहे हैं। तो भाई बोलना बनता है ना। जो एक प्लेट साला बिरयानी पे बिक जाए तो उसका क्या हो रहा है? एक टूरिस्ट उधर घूमने आए हुए थे, उन पे ये नागहानी आफत आ पड़ी है। ये देखो ना जालिमों ने क्या किया यार। जालिमों ने ऐसा उनको मारा है कि 28 बंदे शहीद हुए। वही ना मैं कहता हूँ, 28 इंडियन आर्मी इनको कुत्ते की तरह मारे, इनको कुत्ते की तरह लटका दे लाल घंटा घर में। मैं कहता हूँ उधर उनकी लाशों को एक तार लगाओ और उस तार के साथ बांध के उल्टा लटका दो और गोलियां मारो उनको सबके जब सामने। तक और नहीं- वो वीडियो पूरी दुनिया में चलाओ, यकीन मानो भाई अगले की आत्मा भी कांप जाएगी ये चीज देख के, और कोई नहीं करेगा। जब तक यार मैं कश्मीरी लोकल से पूछूंगा जब यार, तक हिंदू पंडित कश्मीर में वापस नहीं आ जाता ही ना कश्मीर में यार वो एक अलग बात है, आना हाँ, चाहिए। आना लेकिन ये जो बकचोदी हुई है ना, ये गलत हुआ है यार। कश्मीरी लोकल में भाई 3-4 करोड़ भारतीय जा रहे हैं, उनको कमाइयां हो रही हैं यार। तुम लोग भाई आतंकियों का साथ दे रहे हो। ये बात तो आतंकियों का साथ दिया गया है तो वो अंदर एंटर हुए। ऐसे नहीं हो सकता। वो ऐसे हो ही नहीं सकते। इंडियन विशाल सेना के सामने से कोई मक्खी उड़ जाए वो देख लेती है, और इतने बड़े बड़े आतंकी उनको नजर नहीं आए हैं। सोच लो फिर, कुछ ये हुआ साथ था। कुछ हुआ है तो कुछ हुआ है ना। हाँ, ऐसे तो नहीं हुआ भाई कुछ भी। बिल्कुल
ये ऐसे वजात कोई तो तुम्हारे वाली बात है कि चिड़ी पर भी नहीं मार सकती। इंडियन सेना के आगे कोई नहीं मार सकता कदम भाई। कदम पे सेना खड़ी हुई है बॉर्डर पे, कदम कदम पे, तो और- उधर से बंदा किधर से निकल सकता है, ये सोच ना। कैसे हुआ है क्या पता भाई साहब। हाँ यार आपकी क्या थॉट है, जो भारत इतने बड़े एक्शन ले लिए हैं, इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बात- बाय।